हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवल एक ही सेक्टर के बारे में। यस, एक सेक्टर बोल सकते हो, एक बिजनेस यहाँ पे बोल सकते हो। तो किस चीज़ की बात होने वाली? तो दोस्तों, बात होने वाली है पावर सेक्टर के बारे में। यस, अलग अलग खबरें यहाँ पे हर एक सेक्टर से रिलेटेड आती रहती है। तो वैसे पावर सेक्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स सामने यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अभी पावर सेक्टर तो आपको पता ही है, दो हिस्सों में हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब जो एक पुराना बिजनेस चलता ही था पावर का, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, ठीक है। एंड देन सेकंड वाला कौन सा? रिन्यूएबल सेक्टर। एंड वहीं पे हम सभी लोगों को पता है बहुत बड़ा स्कोप भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जिसको हम लोग फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस के हिसाब से भी जानते हैं। सो फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है हर एक सेक्टर को लीड करने के लिए मिनिस्ट्री बनाई जाती है। तो पावर मिनिस्ट्री की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, विद्युत मंत्रालय की बात करें, तो इनको लीड कर रहे हैं आप सभी लोगों को पता ही है राजकुमार सिंह जी। एंड इनके भी बहुत सारे अलग अलग बयान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो, तो जिस भी बिजनेस में आप जा रहे हो, जिस भी सेक्टर में जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ के जो हेड रहने वाले, हेड मतलब अगर हम लोग सरकार के फॉर्म से अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जो भी मिनिस्टर रहने वाले हैं, उनके क्या क्या बयान हैं, उनका ओवरऑल मिशन क्या है, उनका ओवरऑल विजन क्या है, ठीक है, शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, उनके ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। क्योंकि उसी के चलते हम लोग को पता चलता है कि कौन से डायरेक्शन में वो सेक्टर यहाँ पे जा सकता है करके। जैसे कि मैंने आप लोगों को इसके पहले भी बताया था कि रेलवे सेक्टर को अगर आप स्टडी करने जा रहे हो, तो अश्विनी वैष्णव जी, उनके ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए, उनके बयान के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए, उनके प्लान्स के ऊपर फोकस रहना चाहिए। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, राजनाथ सिंह जी के ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। डिफेंस के जो बड़े बड़े हेड्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की अगर हम लोग बात करें, उनके जो चीफ रहते हैं, उनके स्टेटमेंट के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए। मतलब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये चीज़ें हम लोग को एक देखनी होती है। तो वैसे अभी इसको हम लोग लंबा चौड़ा नहीं खींचेंगे, क्योंकि ऐसा बहुत सारे हर एक सेक्टर के आप लोगों को टॉप लेवल के लोग देखने को मिल जाते हैं। सो अभी हम लोग किस चीज़ के यहाँ पे बात करें? यस, मिनिस्ट्री ऑफ पावर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। एंड मिस्टर राजकुमार सिंह जी की अगर मैं बात करूं, तो डेफिनेटली इन्होंने हाल ही में ही बहुत सारे इनके अलग अलग बैठक हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, मीटिंग्स देखने को मिल जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत सारे इनके अलग अलग बयान भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। आज के दिन भी उन्होंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू भी यहाँ पे दिया था। तो आर.के. सिंह जी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अगेन उनको यहाँ पे अलग अलग टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन से रिलेटेड सवाल तो पूछे जाते हैं, बट हमारा जो मेजर फोकस है आप सभी लोगों को पता ही है, वो रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर ही फोकस यहाँ पे रहता है, क्योंकि यही फ्यूचर है। और सिर्फ हम हमारे भारत देश की बात नहीं कर रहे, येस, ओवरऑल अगर हम लोग ग्लोबल लेवल पर भी जाते हैं, तो रिन्यूएबल सेक्टर एक नया सेक्टर हम लोग को देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, जब भी कोई नया सेक्टर क्रिएट हो जाता है, दुनिया भर की बात करें, चाहे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, रिन्यूएबल सेक्टर की हम लोग बात करें, सेमी कंडक्टर की बात करिए, ऐसे सेक्टर्स है दोस्तों जहाँ पे, हाँ, नया मतलब बोलते हैं ना, कौन सी कंट्री बाजी मारेगी, वहाँ पे फोकस यहाँ पे दिखाया, मतलब रखा यहाँ पे जाता है। सो रिन्यूएबल सेक्टर में भी देखा गया तो इंडिया बहुत कुछ अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहा है। एंड फिलहाल हम कह सकते हैं आर.के. सिंह जी का जो बयान भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इंडिया का जो अभी का टारगेट है 500 गीगावाट का, बट किस चीज़ से रिलेटेड? रिन्यूएबल से रिलेटेड। तो टारगेट 2030 तक है, बट उसके पहले ही वो इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इससे रिलेटेड पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे बताए हैं। एंड वैसे देखा गया दोस्तों, तो ये सिर्फ बयान नहीं है, हकीकत में भी अगर देखा गया तो उस डायरेक्शन में हम लोग जरूर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब अगर हम लोग पावर के कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो कितना चल रहा है अभी रिन्यूएबल सेक्टर का? 42%। कितना? 42%। एंड 2030 तक का टारगेट पता है कितना है? 50%। सो उस हिसाब से अगर देखा गया तो ये बहुत ही इजीली अचीवेबल है। हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इसका आउटकम क्या निकलता है दोस्तों? आउटकम ये निकलता है कि यस, सरकार रिन्यूएबल सेक्टर के प्रति बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली यहाँ पे अच्छा काम कर रही है। इसे हमें ये डेटा से ही पता यहाँ पे चल जाता है, ठीक है। एंड इसीलिए अगर कोई भी पावर सेक्टर में अगर जाना चाहता है, तो उन्होंने ज़रूर रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर यहाँ पे फोकस रखना ही चाहिए। उसमें अगर देखा गया तो आर.के. सिंह जी ने खास करके कहा भी है कि सोलार से रिलेटेड अगर चीज़ें देखा जाए, तो जितना हो सके यहाँ पे इसी के ऊपर फोकस भी यहाँ पे रखा जाएगा। प्लस उसी के साथ साथ रिन्यूएबल सेक्टर की बात करते तो आपको पता ही है, सिविलियन न्यूक्लियर पावर, ठीक है, इसकी भी बीच में एक रिपोर्ट मैंने आपके साथ कवर यहाँ पे की थी। जिस प्रकार का हमारा देश है, जिस प्रकार का हमारा पॉपुलेशन है, उस हिसाब से अगर देखा गया तो न्यूक्लियर प्लांट से रिलेटेड और कुछ रिक्वायरमेंट्स हम लोग को आने वाले भविष्य में यहाँ पे लगने वाली है। सो इस चीज़ के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एक पॉइंट तो पक्का है कि रिन्यूएबल सेक्टर, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इसमें सब ये सब कुछ आ जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन भी आ गया आपका, बायोफ्यूल भी यहाँ पे आ गया, ठीक है, चार्जिंग स्टेशंस भी यहाँ पे आ गए, सोलार पावर भी यहाँ पे आ गया।
सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। तो उसमें अगर देखा गया तो बहुत ही अच्छी तरीके से काम हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और दोस्तों अगर देखा गया तो रिन्यूएबल सेक्टर ये एक ऐसा सेक्टर है, ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो ग्लोबल लेवल का जो मतलब लीडर रहता है ना, अभी तक उसका प्रॉपरली फेस भी हम लोग को देखने को नहीं मिला है। ठीक है, प्रॉपरली फेस मतलब क्या कि अगर हम लोग एआई की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो या फिर आप कह सकते हो सेमीकंडक्टर के अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, चिप की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यस ताइवान के ऊपर ज़्यादा फोकस यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एनवीडिया के और ज़्यादा फोकस रखा जाता है। तो वैसे रिन्यूएबल सेक्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अभी तक कंपटीशन ज़बरदस्त यहाँ पे चल रहा है, बट प्रॉपर प्लेयर हम लोगों के सामने आते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। कंट्री वाइड अगर देखा गया तो डेफिनेटली स्वीडन ने बीच में बहुत अच्छा खासा काम करने की यहाँ पे कोशिश की थी, बट स्टिल अभी भी अगर देखा गया तो इस सेक्टर में बहुत बड़ा स्कोप देखने को मिल रहा है एंड सरकार इस चीज़ से रिलेटेड नेट एक्सपोर्टर भी बनना चाहता है। हालांकि इतना सिंपल नहीं है, बहुत टाइम यहाँ पे लगेगा, बट यस फिलहाल तो काम यहाँ पे शुरू हो चुका है। इसी चीज़ के चलते ये भी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसीलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से विचार कर रहे हो तो रिन्यूएबल सेक्टर को आप ज़रूर अपने स्टडी में यहाँ पे रख सकते हैं। अभी इसमें देखा गया तो बहुत सारी लंबी लिस्ट निकलती है स्टॉक्स की, ठीक है, बट फिर भी अगर देखा गया तो कौन से ऐसे स्टॉक है जो कि फिलहाल जिन्होंने शॉर्ट टर्म में भी अच्छे रिजल्ट दिखाए हैं, एंड ऐसी बात नहीं कि शॉर्ट टर्म में ही अच्छा करेंगे, लॉन्ग टर्म में भी अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ स्टॉक आप लोगों को जरूर यहाँ पे बताना चाहूँगा जिनको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप सभी लोगों को पता ही है हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट अगर कोई स्टॉक हो सकता है वो है टाटा पावर। इनका इन हाउस बिजनेस ही बहुत ज़्यादा है, वहीं पे उनको सोलर सिस्टम के ऊपर शिफ्ट यहाँ पे होना पड़ेगा, वहीं पे बहुत बिजनेस आते हुए देखने को मिल रहा है, प्लस बाहर से भी बिजनेस आते हुए देखने को मिल रहा है। बीच में मैंने वीडियो भी बनाया था, आपको पता ही है कि जो एक बिल्डिंग होती है, टावर होती है, उसके टॉप पे भी सोलर सिस्टम फिट करने का जो काम रहता है वो इस कंपनी को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस उसी के साथ साथ जो पार्किंग स्लॉट रहते हैं वहाँ पे भी अगर देखा गया तो ईवी चार्जिंग स्टेशंस लगाने का काम भी टाटा पावर को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं वहाँ पे भी पार्किंग स्लॉट्स में चार्जिंग स्टेशन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने का काम भी इस कंपनी को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो आप चाहो तो टाटा पावर जैसे कंपनी को ज़रूर फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। ओवरऑल कंपनी देखा गया तो ये चार्ट पैटर्न मैंने बहुत बार आप लोगों को दिखाया है कि जो ओल्ड हम लोगों को यहाँ पे बिजनेस देखने को मिलता था, कौन सा वाला, पावर का, उसमें कोई दम नहीं था क्योंकि सरकार के रेस्ट्रिक्शन है। बट ये जो नया पावर का बिजनेस देखने को मिल रहा है, ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी, इसमें सरकार खुद ही चाहती है कि जितना हो सके इस चीज़ को प्रमोट किया जाए। इनफैक्ट पीएलआई स्कीम भी इसके लिए यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस यहाँ पे की थी, एंड उसी का नतीजा है 12 साल से डेड स्टॉक यहाँ पे सडनली 12 महीने के अंदर अंदर ही जीवित हो गया। तो इसीलिए हमें ये मतलब ये एक सबसे बड़ा प्रूफ है कि ये सेक्टर में हम लोग को आने वाले समय में भी बहुत सारा डेवलपमेंट होते हुए देखने को मिलने वाला है, एंड सरकार भी उसी डायरेक्शन में हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से देखा गया तो आप टाटा पावर को स्टडी कर सकते हैं। हाँ, इसमें मैंने एक ही पॉइंट आप लोगों को बताया है, सिर्फ टाटा पावर की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा, ओवरऑल सेक्टर के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे मतलब ग्रोथ आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीमे धीमे करके हम लोगों को सारी चीज़ें बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। सो टाटा पावर देखा गया तो अच्छी कंपनी, आपको पता ही है, 46% प्रमोटर के पास है, 9 से पौने 10% एफआईएस के पास है, 14.5% डीआईएस के पास है, सरकार के पास ना के बराबर है, पब्लिक के पास 28% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जैसे मैंने कहा कि सिविलियन न्यूक्लियर पावर की भी रिक्वायरमेंट आने वाले समय में यहाँ पे बढ़ने वाली है। प्लस उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो ये जो कंपनी है वो क्लीन एनर्जी में भी काम करती है, ये भी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। आपको वेबसाइट से पता चल गया, मैं एमटार टेक की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सो इस कंपनी को भी आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देखिए शेयर का प्राइस ऊपर नीचे यहाँ पे होता रहता है, आपका कभी भी जो भी डिसीजन होना चाहिए वो प्राइसिंग को देखकर नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्राइस तो क्या है, कंपनी अगर अच्छी रहेगी तो थोड़ी ना 2500 करेगा, भविष्य में हो सकता है और ऊपर यहाँ पे चला जाए करके, बट बिजनेस को पकड़कर आप लोगों ने सारे डिसीजंस यहाँ पे लेने चाहिए। सो एमटार टेक भी अगर देखा गया तो ये डाउट हर किसी को यहाँ पे आता ही रहता है कि प्रमोटर की होल्डिंग एक ज़माने में 50% थी जो कि अभी 40% के भी नीचे, मतलब 11% यहाँ पे जा चुकी है। बट अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि एफआईएस की होल्डिंग 3% के आसपास हुआ करती थी, अभी कितना है 4.5% के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड अगर डीएस की होल्डिंग की बात करें तो 24% की थी, वो अभी 28%, मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अच्छी होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो उस हिसाब से ज़्यादा डरने की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 28%। ठीक है, हाँ डरने की जरूरत कब है, जैसे मैंने कहा कि प्रमोटर कंसिस्टेंटली माल बेचे एंड वो माल इंस्टीट्यूशंस नहीं खरीद रहे बल्कि पब्लिक को जा रहा है, ये दोनों जिस दिन कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो अलर्टनेस की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है। बट अगर सिर्फ प्रमोटर एक बार बेच रहे हैं और वो पब्लिक को भी ट्रांसफर हुआ तो भी चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक बार बेच रहे, बार बार बेच रहे हैं एंड पब्लिक में जा रहा है तो डरने की ज़रूरत है।
ये पॉइंट हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें JSW एनर्जी जैसी कंपनी, इसको भी आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देखिए मैं अगेन कहना चाहूँगा, जो बिगिनर होते हैं वो शेयर के प्राइस को देखकर मोटिवेट होते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ये देखिए इसके पहले भी ये स्टॉक ऐसे फ्लैट चल रहा था, फिर तेज़ी यहाँ पे ज़बरदस्त बनी थी, एकदम रॉकेट की तरह भागा था। तो आपको पता ही है ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, फिर आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो गिरावट यहाँ पे हो ही जाती है। ठीक है, तो बाद में आप देख सकते हो कंपनी 50% गिरा था, 400 का स्टॉक 200 पे आया था, फिर लोगों ने लॉस में निकाल दिया। फिर अभी आप देख सकते हैं टॉप लेवल पे। तो अगर इस प्रकार से अगर आपका एनालिसिस रहेगा कि प्राइस देखकर हम लोग डिसीजन लेंगे, तो फिर शेयर मार्केट में टिकना तो मुश्किल ही है। ठीक है, कंपनी कर क्या रही है, बिजनेस क्या है, उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आप टिक जाओगे। टिकना कहाँ पे होता है दोस्तों? ऑब्वियसली गिरावट में ही टिकना होता है। तेजी में किसको क्या, तेजी में तो एंजॉय ही करना होता है। तो ये पॉइंट हम लोग को बार बार, आप किसी भी कंपनी का चार्ट पैटर्न दिखा दो तो आप यहाँ पे देखो, इस प्रकार से आप लोगों को सिनेरियो देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को जितना जल्द से जल्द अगर आप अंडरस्टैंड कर लोगे, उतना आपके बाजार की जर्नी एज ए इन्वेस्टर बहुत अच्छी खासी यहाँ पे हो सकती है। तो JSW एनर्जी भी अगर हम देखेंगे, बहुत बड़े ग्रुप से बिलोंग करता है, 75% प्रमोटर है, 5, 9, 9.5 मतलब कितना, 15% के आसपास इंस्टीट्यूशन के पास है एंड 10% पब्लिक के पास होल्डिंग देखने को मिल रही है। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, मैंने सिर्फ आप लोगों को कुछ चंद एग्जांपल यहाँ पे बता दिए हैं। लिस्ट निकालनी चाहे तो बहुत सारे कंपनीज आपको छोटे मोटे बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। इसमें देखा गया तो हाँ, एक बहुत बड़ा प्लेयर मतलब आज भी यहाँ पे, बट यस वो भी एक अलग सिचुएशन में अटका हुआ है। कौन सा? अदानी। सो अदानी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उनका भी बहुत बड़ा मेगा प्लान चलते हुए देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो ऑन पेपर वो प्लान था, इसलिए तो अदानी ग्रीन इतना रॉकेट की तरह भागा था। बट बाद में वो हिंडनबर्ग का सिचुएशन, मतलब जो चीज़ यहाँ पे सामने आ गया, फिर अभी इलेक्शन, फिर वो पॉलिटिक्स, फिर वो सुप्रीम कोर्ट, तो उसके बीच में वो स्टॉक फिलहाल तो अटका हुआ है। तो ये एक पॉइंट भी हम लोग को ज़रूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो अदानी ग्रीन भी इस वीडियो में भी ज़रूर यहाँ पे कवर करता, बट फिलहाल ये सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो एक पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो ये देखा गया तो अदानी का यहाँ पे रुकना, ये बाकी कॉम्पिटिटर के लिए एक अच्छी बात है, हम लोग ये भी यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट करना, इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे लगता है। एंड फिलहाल अदानी ग्रुप भी आप लोगों को पता ही है कि पैसों के तंगी के चलते ही थोड़ा सा उनको आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे हो रहा है। सो एनीवेज दोस्तों, ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन यही निकलता है कि जो टारगेट है सरकार का वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है, क्योंकि 42% अभी तक अचीव यहाँ पे हो चुका है एंड 50% का टारगेट है जो कि उन्होंने 2030 तक बोला था। तो इतना ज़्यादा मतलब देखा गया, अभी 23 तो खत्म हो ही जाएगा, तो 6 साल के भीतर भीतर तो इसको आराम से यहाँ पे अचीव करेंगे। इनफैक्ट उसके भी ऊपर हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं। ये बात बताती है कि रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है, जिसको हम लोग इग्नोर यहाँ पे कर नहीं सकते, क्योंकि ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी जो कॉन्सेप्ट है वो इसी के ऊपर है कि यहाँ पे जब चार्जिंग स्टेशंस भी लगाए जाएंगे, उसमें भी जो एनर्जी यहाँ पे जाने वाली है वो भी रिन्यूएबल सेगमेंट से ही आनी चाहिए। ठीक है, वरना वो बाकी का कोल का ही अगर एनर्जी यहाँ पे आते रहेगा, तो फिर अल्टीमेटली जो चीज़ यहाँ पे हम लोग करना चाहते हैं एनवायरनमेंट के बेनिफिट के लिए, तो वो यहाँ पे कुछ हम लोगों को वो पॉइंट प्रूव होते हुए देखने को नहीं मिलेगा। अगेन कहना चाहूँगा, इस चीज़ को बहुत टाइम यहाँ पे लगेगा, तो शुरुआत करने के हिसाब से अगर हम कह सकते हैं तो चीज़ें तो अच्छी तरीके से वर्क होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर दें, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि शेयर बाजार के कुछ छोटे मोटे बेसिक्स है उनको आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।